लिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि आर्थिक समृद्धि और विकास से रिलेटेड है। और जितनी भी थ्योरियाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, उसमें जो है डुअलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से टीजीटी, पीजीटी और जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डुअलिज्म जो है ये है क्या, और ये किसने जो है किस किस तरह के जो है द्वैतवाद की बात किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए जो है सामाजिक द्वैतवाद। पहले हम लोग सोशल यानी कि डुअलिज्म की बात करते हैं, सामाजिक द्वैतवाद। इसकी जो सिद्धांत है किसने दिया है, तो J.H. बुके, ये इम्पोर्टेंट नाम है, आप ध्यान में रखना है। बुके का पूछा जाएगा सामाजिक द्वैतवाद किसका है, तो बुके का है। इन्होंने एक विशिष्ट सिद्धांत दिया जिसमें ये बताते हैं कि विकास जो केवल अल्प विकसित देशों पर लागू होता है, और उसका सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत जो है अल्प विकसित देशों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का सामान्य सिद्धांत है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो यानी बुके ने अपना सिद्धांत दिया था वो अल्प विकसित देशों के लिए यानी सामाजिक और जो है आर्थिक विकास का सिद्धांत है। और यह मुख्यतः इन्होंने जो है इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि सामाजिक द्वैतवाद जो बुके ने सिद्धांत दिया वह किस अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर आधारित था, तो इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर आधारित है। अब प्रोफेसर जो है यानी कि बुके ने कितने प्रकार के सामाजिक विशेषताएं बताई हैं, तो प्रत्येक समाज में बताते हैं कि 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें क्या क्या है, सामाजिक भावना है, सामाजिक संगठन है और यानी व्याप्त तकनीक है। तो द्वैतवाद का मतलब ये है कि एक ही अर्थव्यवस्था में 2 तरीके की बात होगी, जिससे कि विकास की संभावनाएं होती हैं। जिसमें आप देखेंगे समाज है, तो सामाजिक द्वैतवाद की बात किया गया। तो अब सामाजिक द्वैतवाद में सामाजिक भावना की बात करते हैं, कैसे विकास होता है। तो बताते हैं कि प्रत्येक देश की सामाजिक व्यवस्था होती है, अपने हिसाब से बनी होती है, और पूर्ण समाज व्यक्तिवाद के साथ समष्टिवाद की भावना लेकर के चलने वाला होता है। तो समाज में एक रूपता होती है जिसमें सामाजिक प्रणाली 1 या 2 हो सकती है, यह सामाजिक द्वैतवाद का आधार बनता है। ठीक है, तो जो सामाजिक भावना है ये सामाजिक द्वैतवाद का क्या बनेगी, आधार बनेगी। अब संगठनात्मक समूह कैसे काम करता है, तो बताते हैं कि समाज एक संगठन होता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्तियों के अंतर व्यक्तिक संबंध से होता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब तक व्यक्तियों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो समाज एक संगठन होता है जिसमें आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए संगठित होकर कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिक संगठन के सहारे देश में विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो आप ये दूसरा वाला पॉइंट जो है ध्यान में रखेंगे। यानी बुके के अनुसार प्रत्येक समाज 3 जो है यानी कि कह सकते हैं यानी कि 3 प्रकार की उसमें विशेषताएं पाई जा रही हैं। तो यानी कि पहला सामाजिक भावना, दूसरा सामाजिक यानी संगठन, और तीसरा है यानी कि उसमें तकनीकी क्या है जिसके माध्यम से वो लोग जो है इम्प्रूव करते हैं। तो तीसरी विशेषता समाज में वह तकनीकी है जो सारे समाज को प्रभावित किए हुए रहती है। विकास तथा उत्थान की भावना से प्रेरित देश अपनी कार्यविधि किस तकनीक के सहारे चलाता है, यह बात भी उस विधि के आधार पर चलती है जो संपूर्ण समाज में छाई रहती है। इसी तकनीक का सहारा लेकर के देश का आर्थिक विकास किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है, जिस तरीके की वो विधियां अडॉप्ट करते हैं जिससे कि वो समाज में जो है उन्नति कर सके और जिससे देश में प्रगति हो सके। तो ये बुके का जो है सामाजिक द्वैतवाद है, यानी कि इसमें समाज किस तरीके से जो है क्या करेगा, विकास करेगा, जिससे देश में विकास होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रौद्योगिकी जो है द्वैतवाद किसका है, तो प्रौद्योगिकी द्वैतवाद जो है बेंजामिन हिगिंस का है। ये सिद्धांत जो है बेंजामिन हिगिंस का है, और
इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो दो वस्तुओं को लेकर के, दो उत्पादन के साधनों को लेकर के और दो क्षेत्रों को लेकर के प्रस्तुत किया। यानी कि उन्होंने कहा दो वस्तुएं हैं, दो उत्पादन के साधन हैं और दो क्षेत्र हैं। इसके आधार पर वो जो है क्या कर रहे हैं, यानी कि अपने सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। तो दो क्षेत्रों में एक औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है। तो औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र यानी कि दो क्षेत्र हो गए, दो वस्तुओं का उत्पादन हो गया और दो साधन हो गए, जिसके आधार पर जो है आर्थिक विकास किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग धंधे इसमें होते हैं, जैसे बागान है, खान है, तेल शोधक केंद्र है आदि, ये सब सम्मिलित होते हैं। और यहाँ क्षेत्र जो है यानी कि जो पूंजी प्रजनन उपाय का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें क्या होता है कि जैसे पूंजी निर्माण की जो है बात होती है और उस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, इन उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है और प्रमुख रूप से आप देखेंगे यह छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं, वो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, हस्तशिल्प से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो ये जो है प्रौद्योगिकी जो है द्वैतवाद, ये जो है बेंजामिन हिगिंस का है। वो जो है यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग के द्वारा जो है यानी कि कार्य किया जाता है और वहाँ उत्पादन किया जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग लगे होते हैं जो कि उत्पादन करते हैं और देश में विकास के लिए कार्य करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला, यानी कि वित्तीय द्वैतवाद सिद्धांत, यानी वित्तीय द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन यानी मिंट के द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये क्या बोलते हैं, कह सकते हैं अर्थशास्त्री हैं। तो ये वित्तीय द्वैतवाद सीधा प्रश्न बनेगा किसका है, तो वित्तीय द्वैतवाद जो है मिंट का है। यह अल्प विकसित देशों में वित्तीय द्वैतवाद से तात्पर्य यह है कि जो भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसमें मुद्रा बाजार का सह अस्तित्व होता है। यानी कि हमारे जो है जो देश है या हम अपने देश की बात करें या जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही मुद्रा बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप सभी लोग जानते हैं यानी कि संगठित जो क्षेत्र होते हैं उसमें मुद्रा बाजार कहाँ से, यानी मुद्रा बाजार कैसे संचालित होता है, तो इसमें केंद्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, विदेशी बैंक है और अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे भारत में नाबार्ड है, औद्योगिक वित्तीय सहयोग है, बीमा कंपनियां हैं, सिडबी है या वित्तीय संस्थाएं हैं। ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में सम्मिलित होती हैं और ये मुद्रा बाजार को क्रिएट करती हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है तो वह बैंक से जा करके क्या कर सकता है, यानी ऋण ले सकता है और वह जो है उद्योग में लगा सकता है, जिससे उत्पादन हो सकता है। दूसरी तरफ नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये देसी यानी कि गैर संगठित क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है, इसमें देसी है, बैंकर्स हैं यानी कि जो गांव लेवल पर जो लोग पैसा उधार दे देते हैं, दोस्त होते हैं, व्यापारी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, चिट फंड होता है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर उससे होता है जो मुद्रा को उपलब्ध कराता है। तो वित्तीय द्वैतवाद में मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो मुद्रा बाजार को क्रिएट करता है, जिससे लोग जो है यानी पूंजी को प्राप्त करके क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब आगे हम लोग अगला थ्योरम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है चक्रीय कारकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलर यानी कि कॉजेशन, यानी चक्रीय कारकता का सिद्धांत जो ये दिया है ये गुन्नार मैडाल के द्वारा दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि प्रश्न बनता है यहाँ से कि चक्रीय कारकता का सिद्धांत किसका है, तो गुन्नार मैडाल का है। ये आर्थिक विकास का परिणाम चक्रीय कार्यकारिणी प्रक्रिया को बताते हैं। वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका परिणाम जो है जो हो रहा है वो चक्रीय कार्यकारिणी प्रक्रिया के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब विकास का मॉडल जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है समतलों पर प्रादेशिक असमानताओं के आधार पर बनाया गया है। यह मॉडल जो है इसमें अति निर्यात और प्रसार प्रभावों का की जो अवधारणा है इसका प्रयोग किया गया कि मतलब ओवर जो है क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है और उसका यानी जो प्रभाव होता है उसके वजह से जो है विभिन्न चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये जो है गुन्नार मैडाल के अनुसार, ठीक है, ये कट कर दीजिए इधर, गुन्नार मैडाल के अनुसार जो है क्या है, प्रादेशिक असमानताओं का मुख्य कारण क्या होता है, अल्प विकसित देशों में प्रबल अति निर्यात प्रभाव एवं दुर्बल प्रसार प्रभाव
माने जाते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि गुन्नार में डालकर चक्रीय कारकता के सिद्धांत में अल्प विकसित देशों का मुख्य कारण क्या बताया गया। तो अल्प विकसित देशों का मुख्य कारण यह बताया गया कि यहाँ प्रबल अति निर्यात प्रभाव होता है, ठीक है, और दुर्बल जो है प्रसार प्रभाव होता है, जिसके वजह से यानी कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया होती है वह संपन्न होती है। आगे देखिए रोस्टो के आर्थिक विकास के चरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोस्टो ने जो है आर्थिक विकास के लिए जिन चरणों की बात की कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था इन चरणों से होकर के गुजरती है। तो रोस्टो ने आर्थिक विकास के 5 चरण बताए हैं, यानी कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था 5 चरणों से होकर के गुजरती है और उसमें ये चरण आपको क्रम से याद करने हैं क्योंकि यही परीक्षा में आपको क्रम से पूछे जाते हैं। फिर कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि रोस्टो के विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है या लास्ट अवस्था कौन सी है। तो पहली अवस्था बताते हैं कि ट्रेडिशनल स्टेज होता है, यानी परंपरागत अवस्था होती है। जो समाज जिस स्थिति में है वैसे ही रहता है, यानी जो अर्थव्यवस्था नेचर ने जिसको जितने संसाधन दिए हैं अभी वो उसी स्थिति में है, अभी वहाँ तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है इनोवेशन नहीं हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है यानी ट्रेडिशनल स्टेज। फिर दूसरी अवस्था होती है प्री टेक ऑफ स्टेज, यानी अब देश जो है अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करता है, तकनीक डेवलप करने लगता है और धीरे धीरे वो जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने लगता है, जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है मूवमेंट होता है और उद्योग धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगते हैं। तो वह दूसरी स्टेज में आते हैं जिसको हम लोग प्री टेक ऑफ स्टेज कहते हैं, यानी प्रत्येक कंट्री आत्मनिर्भर होना चाहती है तो आत्मनिर्भरता के पहले की जो अवस्था होती है उसको हम लोग प्री टेक ऑफ स्टेज कहते हैं, यानी आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था प्री टेक ऑफ स्टेज। फिर तीसरी अवस्था जिसे यानी कि रोस्टो ने बताया कि ये टेक ऑफ स्टेज होती है, यानी आत्मनिर्भरता की अवस्था, इसको हम लोग जो है आत्मनिर्भरता की अवस्था बोलेंगे, आत्मनिर्भरता की अवस्था, ठीक है। और आत्मनिर्भरता की अवस्था में कंट्री जो है अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज़ी से करते हैं, औद्योगिक विकास होता है, तकनीक जो है संपन्न होने लगती है और वो अपने वस्तुओं का उत्पादन करके जो है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये तीसरी स्टेज होती है जिसे हम लोग टेक ऑफ स्टेज कहते हैं। और भारत आप जान रहे हैं 1976 तक खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। फिर चौथी अवस्था जो आती है द ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी इसे हम लोग बोलेंगे परिपक्वता की अवस्था, ये यानी कि चौथी अवस्था होती है। और जब कंट्री आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उद्योगों का विकास हो जाता है, तकनीक उच्च प्रकार की हो जाती है, लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी इनकम बढ़ती है, तब वह दूसरे देशों को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग यानी परिपक्वता की अवस्था। तो ये चौथी अवस्था है जो विकास के क्रम में चल रही है और यहाँ पर इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सारी चीज़ों में तेज़ी से विकास होता है और लोगों के यानी कि रोजगार की संभावनाएं अधिक से अधिक होने लगती हैं। अब पांचवी स्टेज जब आती है तो इसको बोला जाता है हाई मास यानी कि कंजप्शन की अवस्था, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग यानी अति उपभोग की अवस्था या अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अब इस अवस्था का मतलब है कि यहाँ के लोगों का आय का स्तर अधिक होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी तेज़ी से ग्रो करता है, सर्विस सेक्टर भी तेज़ी से ग्रो करता है, लोगों के रोज़गार मिलता है जिसकी वजह से उनकी आय बढ़ती है, पूंजी का निर्माण होता है, निवेश की प्रक्रिया बढ़ती है और इस तरीके से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है ऊंचा होता है, कंजप्शन का स्तर ऊंचा होता है, इनकम का स्तर ऊंचा होता है, सेविंग का स्तर ऊंचा होता है और देश जो है अल्प विकसित से विकसित देश की श्रेणी में चला जाता है। और जैसे अभी आप जान ही रहे हैं कि भारत ने टारगेट रखा है कि 2047 तक यानी एट द रेट ऑफ 2047 तक भारत जो है क्या हो जाएगा, विकसित होने यानी कि हो जाएगा। तो अभी ये विकसित 2047 का टारगेट है कि जब भारत अपने स्वतंत्रता का
100 वर्ष मना रहा होगा, यानी कि जब शताब्दी वर्ष मना रहा होगा उस समय भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। तो ये रोस्टो का जो है विकास की अवस्थाएं हैं, इसको आपको याद रखना है पांचों अवस्थाओं को क्रम से। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पीसीएस और आईएएस में भी पूछ लिया जाता है। आईएएस में एक बार पूछा गया कि रोस्टो के विकास की अवस्थाओं को क्रम से लगाइए, ठीक है। तो आपको ये अवस्थाओं को क्रम से याद करना है। बकाया आपके जो भी बैचलर्स के एग्ज़ाम हैं, जो भी जो है मास्टर्स के एग्ज़ाम हैं, या जो अदर आपके टीजीटी पीजीटी या अदर यानी कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम है, उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे अब देखते हैं अगला जो है ये विसिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है थ्योरम है। ये गरीबी का दुष्चक्र ये किसके द्वारा दिया गया? तो गरीबी का दुष्चक्र जो सिद्धांत है वो रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया, ये आपको देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है रेगनर नक्स। ये अल्प विकसित देशों की एक विशेषता पाई जाती है, बताते हैं कि उनके यहाँ गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है, ठीक है। जो भी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है उसमें गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक को भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूंजी निर्माण से जुड़ी समस्याएं, यानी कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। तो जो अल्प विकसित देश है उसमें पूंजी निर्माण की जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में वो बात करते हैं। वो लिखते हैं कि इन देशों में ऐसा ही यानी चक्राकार नक्षत्र मंडल होता है कि वह एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिससे एक देश एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है। तो ये एक दूसरे की जो क्रिया और प्रतिक्रिया है उसकी वजह से क्या होता है कि एक देश जो निर्धन है वो निर्धन ही बना रहता है। इसके पीछे वो जो पॉवर्टी यानी जो विसिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसके बारे में बताते हैं कि ये कैसे काम करता है और जो है क्यों एक देश गरीब है तो वो गरीब रहता है। देखिए इसके बारे में वो बताते हैं कि यदि अंडर डेवलप्ड कंट्री में पूंजी यानी कि कमी होती है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों की ये विशेषताएं होती हैं। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा भी हो सकती है, और इसके साथ साथ तकनीकी पिछड़े प्रकार की होती है, आय का स्तर कम होता है, बचत का स्तर कम होता है, निवेश का स्तर कम होता है, उपभोग का स्तर कम होता है। तो पूंजी निर्माण की कमी होती है। जब पूंजी निर्माण की कमी होगी तो ये क्या करेगी? कम प्रोडक्टिविटी को जन्म देगी। कम प्रोडक्टिविटी होगी तो रियल इनकम व्यक्ति की कम होगी। जब रियल इनकम कम होगी तो बचत भी कम होगी, और बचत कम होगी तो निवेश भी कम होगा, और निवेश कम होगा तो पुनः जो है कम पूंजी निर्माण होगा। तो इस तरीके से ये जो सर्कल है वो चलता रहता है, और इसलिए इसको हम लोग विसिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। गरीबी का दुष्चक्र है, और जब यानी कि ये चलता रहेगा तो एक देश जो गरीब था वो गरीब जो है रहता है। तो इसीलिए कभी कभी स्टेटमेंट्स पूछा जाता है कि यह कथन किसका है कि एक देश गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब था। तो वो यह कथन जो है रेगनर नक्स का है, ठीक है। अब आगे आप देखिएगा, यानी कि प्रोफेसर जो है आर्यन भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, इंडियन प्लान्स में ये बताते हैं कि अल्प विकसित एवं दरिद्रता जो है, दरिद्रता, ठीक है, दरिद्रता पर्यायवाची शब्द है। वो कहते हैं कि अल्प विकसित और दरिद्रता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। कोई भी देश गरीब है वह अल्प विकसित है। वो कहते हैं कि कोई भी देश गरीब है क्योंकि वह क्या है? अल्प विकसित है। और कोई देश इस कारण अल्प विकसित है क्योंकि वह क्या है? यानी कि वह दरिद्र, वह यानी दरिद्रता से घिरा हुआ है, यानी वह दरिद्र है इसलिए वह क्या है? अल्प विकसित है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्या बोलते हैं भट्टाचार्य का ओपिनियन था, और इनकी फेमस पुस्तक इंडियन प्लान्स थी। तो ये इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी थी वो मैंने आप कवर करने का प्रयास किया है, जिससे आप सभी लोगों को जो परीक्षा में बनने वाले प्रश्न हैं वो मिलेंगे, और यहाँ से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।